हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इन दिस वीडियो हम सभी लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज देखने वाले हैं। सो ऐसे एमसीक्यूज जो आपको एमपेट 2023 एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट। सो आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ रिसर्च वो भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे एंड एज वेल आप सभी को एक प्लान ऑफ एक्शन भी समझ में आएगा कि किस प्रकार के एमसीक्यूज आपको एग्जैक्टली पूछे जा सकते हैं ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, बिकॉज पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एमपेट में द पेपर 1 इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके लिए 50% मार्क्स होते हैं, राइट। एंड इफ यू वांट टू क्वालिफाई द एमपेट एग्जाम देन ऑब्वियसली आपको 50% मार्क्स हासिल करने। सो विद दिस कोर्स आप सभी लोग 50% मार्क्स रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में हासिल करके एमपेट एग्जाम को गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो। सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी इन्वॉल्व है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलते हैं। ऐसे हमारे पास टोटल 10 मॉक टेस्ट एंड आर अवेलेबल एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। फाइन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेस करना है देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कोर्स में कवर कर रखे हैं। Okay, because all of these topics are the syllabi of your MPET examination, right? And the course fees are only 699 rupees, तो काफ़ी कम है, right students? So if you want to see the demo video lectures, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं then obviously आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो एंड एज वेल दे भी सकते हो। Okay, so let us start with our today's session. So the question 1 is, a researcher conducted a study to have initial idea of scope and magnitude of the problem under study and to test the feasibility of more extensive research. Such a study is called. अगर कोई भी रिसर्चर स्टडी करता है ताकि उसे एक पर्टिकुलर इनिशियल आइडिया मिल सके ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम एंड एज वेल वो टेस्ट भी कर सके कि एग्जैक्टली मोर एक्सटेंसिव रिसर्च की फिजिबिलिटी कितनी है, मतलब हाउ इट कुड बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू एंड एज वेल उसमें कितना ईजीनेस है, आप कैसे कितने ईजीली आप उस पर्टिकुलर रिसर्च को कर सकते हो। सो इनिशियली ये सारी चीज़ें जब भी आप स्टडी करते हो इस प्रकार के स्टडी को क्या कहा जाता है? वेदर यू विल कॉल इट एज एक्सप्लेनेटरी स्टडी, वेदर इट इज़ कन्फर्मेटरी स्टडी, whether it is descriptive study और exploratory study. So इस प्रकार के स्टडी को exploratory study कहा जाता है because exploratory study is the type of research, okay, and इसका इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं जब हमें रिसर्च के बारे में जानकारी उतनी नहीं होती है। वी ओनली हैव द बेसिक नॉलेज एंड दैट्स वाई हम लोग एक्सप्लोरेटरी स्टडी करके काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठा करते हैं एंड एज वेल हम लोग टेस्ट करते हैं कि रिसर्च मतलब आगे का रिसर्च कितना फिजिबल होगा। ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 4। एक्सप्लेनेटरी स्टडी में हम सिर्फ वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कन्फर्मेटरी स्टडी में जो पहले से ही हाइपोथेसिस होता है उस हाइपोथेसिस को हम लोग वैलिडेट करते हैं। ओके, एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम लोग सिचुएशन या फिर इवेंट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 4। Now next is, which of the following purposes demands action research? ओके, सो इनमें से कौन सा पर्पस एक्शन रिसर्च के लिए डिमांड करता है? सो डेवलपिंग अ थियरी,
writing a thesis, solving a classroom problem and testing a theory. सो एक्शन रिसर्च के बारे में हमने काफ़ी सुना है. एक्शन रिसर्च यानी कि ऐसा रिसर्च जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग इमीडिएट मोड ऑफ एक्शन के ऊपर इमीडिएट सोल्यूशन को ढूंढने के लिए करते हैं, राइट. एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज थर्ड, सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज एन इमीडिएट प्रॉब्लम एंड दैट्स वाई वी वांट इमीडिएट solution for this, right. And that's why this particular situation demands action research. and कभी कभार action research को classroom research और you can say कि teaching research ऐसा भी कहा जाता है, और यू कैन से कि एजुकेशन रिसर्च भी कहा जाता है, बिकॉज एक्शन रिसर्च का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी समय से क्लासरूम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है. ओके, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज थर्ड. What is the correct sequence of actions in conducting an intervention-based action research in education? So in education field अगर आपको intervention based action research को करना है, then उसके लिए आपको कितने सारे steps या फिर you can say कि कितने सारे correct sequences से जाना पड़ेगा, और you can say कि correct sequences of steps से आपको जाना पड़ेगा. So first is act, then observe, then plan and reflect. Plan, act, observe and reflect. Observe, plan, reflect and act. Reflect, observe, plan and act. So basically action research जो है इसके जो steps है, और you can say कि इसके जो steps of sequences है, बेसिकली दीज आर साइक्लिक इन नेचर. साइक्लिक यानी कि अगर आप यहाँ से प्लान से अगर आप शुरुआत करते हो, देन आपका जो एंड मूवमेंट होगा और आपका जो एंड स्टेप होगा वो भी प्लान पे ही आएगा. सो दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज प्लान. बिकॉज कोई भी रिसर्च करने के लिए यू शुड डू अ प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. सो पहले प्लान करो, देन एक्ट यानी कि यू टेक एन एक्शन ऑन समथिंग. Then after that you do the observations. Then after that reflect. Reflect का मतलब होता है कि जो observations आपको मिले हैं, so उन सारे observations के ऊपर आप एक अपना conclusion निकालते हो, और you can say कि आपको एक proper solution मिलता है. So that is nothing but the reflect, and this is the particular sequence of the steps of the action research, or you can say कि intervention based action research in education. A non-government organization conducted a study in a Gram Panchayat to see the impacts of campaign approach on enrollment and retention of rural elementary school children. This is an example of. So एक NGO है, ओके, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसने एक स्टडी कंडक्ट किया है एट वेयर ग्राम पंचायत, ताकि वो देख सके कि उनका जो कैंपेन है उस कैंपेन का जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट के ऊपर एंड उनके रिटेंशन के ऊपर कितना पड़ रहा है इन द रूरल एलिमेंटरी स्कूल. ओके, एंड इस पर्टिकुलर स्टडी को आप लोग क्या बोलोगे और किस प्रकार के टाइप ऑफ रिसर्च में आप इस पर्टिकुलर स्टडी को कैटेगराइज करोगे. So whether it is descriptive study, whether it is field experiment, or whether it is ex post facto research या फिर historical research. So the correct answer for this is second, that is field experiment. Because field, जैसे कि यहाँ पे नाम है field एंड दूसरा है एक्सपेरिमेंट. सो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये फील्ड में किया जाता है, आई मीन टू से कि नेचुरल एनवायरनमेंट में किया जाता है. जैसे कि यहाँ पे ग्राम पंचायत में स्टडी हुआ है, सो हियर ग्राम पंचायत इज नथिंग बट द नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड एज वेल स्कूल में भी आप यहाँ पे स्टडी करोगे, बिकॉज आपको देखना है कि इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं कैंपेन के ऑन द एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ children at the rural elementary school. So which is nothing but the natural environment for the students and as well for the NGO, right. And that's why the correct answer here is second, because ये सब study आप लोग natural environment में कर रहे हो, and that's why the correct answer is second. descriptive study क्या है ये तो आप सभी को पता है. ex post facto research यानी कि जो इंसिडेंट्स अभी हुआ है और जो रिसेंटली हुआ है पास्ट में
उसके ऊपर स्टडी करना। एंड हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि पास्ट के बारे में स्टडी करना। सो ये पास्ट रिसेंट भी हो सकता है या फिर बहुत पहले हो चुका पास्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द सोशल साइंस रिसर्च विच इज डेटा बेस्ड हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ। सो जो सोशल साइंस रिसर्च डेटा बेस्ड है यानी कि डेटा के आधार पर है, ये इनमें से किस ऑप्शन के साथ एसोसिएट करता है? सो वेदर इट इज ऑथोरिटेरियन मोड, देन पॉजिटिविस्ट फिलोसॉफी, देन नेटवर्क थियरी, देन फिनोमेनोलॉजी। देखो सोशल साइंस रिसर्च ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, राइट, एंड एज वेल यहाँ पे बोला है कि इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन डेटा, बट मोस्ट प्रोबेबली सोशल साइंस रिसर्च ये डेटा के आधार पर ही होता है, बट दो इट इज़ क्वालिटेटिव। इसका मतलब ये है कि आपके डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद, उसको यू कैन से कि मेजर करने के बाद, इसके ऊपर जब भी आप स्टडी करते हो, ओके, इसके आधार पर ये सोशल साइंस रिसर्च है। सो इफ सोशल साइंस रिसर्च इज लाइक दिस, देन इनमें से किसके साथ वो एसोसिएट करता है? सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, बिकॉज पॉजिटिविस्ट फिलॉसॉफी ये एक फिलॉसॉफी है, ओके, और यू कैन से कि ये एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है जहाँ पे आप लोग सोशल साइंसेस को स्टडी करोगे, बट यू एम्फसाइजेस ऑन यूज ऑफ एम्पिरिकल डेटा and scientific methods to understand and explain social phenomena। but यहाँ पे आप empirical data and scientific methods को ज़्यादा importance दोगे ताकि आप social phenomenon को, और you can say कि social phenomena को understand and explain कर सको। सो डेटा बेस्ड सोशल साइंस रिसर्च का भी इम्पॉर्टेंस यही होता है कि इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल डेटा एंड साइंटिफिक मेथड्स, एंड एज वेल पॉजिटिविस्ट फिलोसॉफी में भी आप इन्हीं दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो। एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, बिकॉज फिनोमेनोलॉजी ये खुद एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, एंड इसमें आप डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट एक्सपीरियंस से व्यूज, और यू कैन से कि डिफरेंट व्यूज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस से देखते हो एंड उनको स्टडी करते हो। एंड ऑथोरिटेरियन मोड ये एक मोड है, एंड नेटवर्क थियरी दिस इज अ बेसिक टाइप ऑफ थियरी। दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च। सो इनमें से कौन सा एक्शन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता? टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना। टू स्टिम्यूलेट द स्टूडेंट्स टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट्स को स्टिम्यूलेट करना ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग को आप बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके। देन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना ताकि वो स्कूल अटेंड कर सके। टू ऑर्गेनाइज हेल्दी एंड कॉन्जिनायल एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग, ओके, हेल्दी एंड कॉन्जिनायल एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करना ताकि उसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स इफेक्टिव लर्निंग कर सके। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, बिकॉज स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना एंड वो भी स्कूल को अटेंड करने के लिए, ये एक्शन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक्शन रिसर्च ये बेसिकली क्लासरूम में किया जाता है, एंड एक्शन रिसर्च ये इमीडिएट प्रॉब्लम्स के ऊपर किया जाता है, एंड एज वेल योर प्लान ऑफ एक्शन इज एज वेल इमीडिएट। बट इफ़ यू वांट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू अटेंड द स्कूल, देन इसके लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन ये इमीडिएट हो ही नहीं सकता, बिकॉज बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द mental ability of the students, right? But if you want to improve the learning, or you can say कि standard of learning, if you want to improve the effective learning, then इन सब चीज़ों के लिए आप action research को use कर सकते हो। एंड एज वेल स्कूल के वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी आप इमीडिएटली एक्शंस लेके उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। सो ये तीनों भी जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शंस, ये तीनों भी
एक्शन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट थर्ड ऑप्शन ये एक्शन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ रिसर्च एनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव. सो इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है, और यू कैन से कि रिसर्च टाइप ऐसा है जो पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव्स को, और यू कैन से कि उनके अप्रोच को एनकरेज कर सकता है. एथनोग्राफिक मेथड, हिस्टोरिकल रिसर्च, एग्जेगेटिक रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसमें पार्टिसिपेंट्स के ऊपर काफ़ी सारे आपके लॉजिकल अप्रोचेस, आपके स्टडीज़ डिपेंड करते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ एथनोग्राफिक मेथड, राइट? बिकॉज एथनोग्राफिक मेथड में आप सभी लोग कल्चर के बारे में स्टडी करते हो, एंड फॉर दैट यू नीड लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एंड एज वेल आपको पार्टिसिपेंट्स के इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड जैसे कि पार्टिसिपेंट्स उनके खुद के कम्युनिटी में जैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जैसे कि वो वहाँ पे रहते हैं, वैसे ही रिसर्चर एथनोग्राफिक मेथड में काम करता है. बेसिकली वो खुद उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में पार्टिसिपेट होता है, उनके एक्टिविटीज़ वो करता है ताकि वो पार्टिसिपेंट से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सके. एंड दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जिसकी वजह से आप पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव्स को एनकरेज कर सकते हो. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज़ 1. हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ दैट. एग्जेगेटिक रिसर्च इज़ द रिसर्च मेथड जिसमें आप क्रिटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, और यू कैन से कि इंटरप्रेट भी कर सकते हो. जैसे कि टेक्स्ट को आप क्रिटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकते हो, एंड स्पेशली आप स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन कर सकते हो बाय यूजिंग एग्जेगेटिक रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो बहुत कॉमन है, आई होप ऑल ऑफ यू नो इट, राइट? The study of why does stressful living result in a heart attack can be classified as. So stressful living की वजह से हार्ट अटैक क्यों होता है, इसके ऊपर अगर आपने स्टडी किया है, देन इस प्रकार का स्टडी आप किस टाइप के रिसर्च स्टडी में क्लासीफाई करोगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, फिजिबिलिटी रिसर्च. सो द करेक्ट आंसर इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. अगर आपको वाई का आंसर चाहिए देन हमेशा आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को फॉलो करोगे, बिकॉज बाय यूजिंग एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आप दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हो. बिकॉज इन दिस एग्जाम्पल स्ट्रेसफुल लिविंग इज वन ऑफ द वेरिएबल एंड हार्ट अटैक इज द अनदर वेरिएबल. सो स्ट्रेसफुल लिविंग से हार्ट अटैक होता है. सो ये क्यों होता है? सो बेसिकली यू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, एंड दैट्स वाई दिस इज द स्टडी जिसको आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च से सॉल्व करोगे. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज दैट. कोरिलेशनल रिसर्च में जो पहले से ही दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन होता है, उसको आप सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो. यू ओनली आइडेंटिफाई द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दैट्स इट. ओके, व्हाट इज फिजिबिलिटी रिसर्च? फिजिबिलिटी रिसर्च इज नथिंग बट द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. फाइन, that's why the correct answer is second. A college teacher plans a research program in which he or she intends to improve the socio-emotional aspect of his or her classroom climate during teaching. Which one of the following research methods will be considered appropriate in this context? ये तो बहुत easy question है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज टीचर एंड क्लासरूम क्लाइमेट ड्यूरिंग टीचिंग. देखो आप यहाँ पे क्लासरूम में स्टडी कर रहे हो, सो दैट्स वाई इट वुड बी नथिंग बट एक्शन रिसर्च मेथड. बिकॉज मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि एक्शन रिसर्च मेथड इज नथिंग बट द क्लासरूम रिसर्च मेथड. ओके,
सो अगर आपको क्लासरूम में किसी भी प्रकार का स्टडी करना है, देन दिस इज नथिंग बट द एक्शन रिसर्च मेथड. ओके, सो यहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलेज टीचर को सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करना है इन हिज और हर क्लासरूम. ओके, एंड दैट्स व्हाई ही विल डू इट बाय यूजिंग एक्शन रिसर्च मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड तो वो कर ही नहीं सकता, डिस्क्रिप्टिव नहीं, हिस्टोरिकल तो आएगा ही नहीं, बिकॉज हिस्टोरिकल तो पास्ट इवेंट्स पे होता है, राइट. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 4. बहुत ईजी है. In which research design the independent variable is selected rather than manipulated. So इनमें से कौन सा रिसर्च डिज़ाइन ऐसा है जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ सिलेक्ट करते हो, उसको आप मैनिपुलेट नहीं करते हो. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन सेकेंड ऑप्शन, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन थर्ड ऑप्शन, descriptive survey research design fourth option. So the correct answer is third, that is ex post facto research design, because experimental research design में आप सभी लोग independent variable को manipulate करते हो. So ये तो सवाल ही नहीं उठता है. historical research design में आप सभी लोग past events को study करते हो. So यहाँ पे तो आपका variables के ऊपर कोई भी control होना पॉसिबल ही नहीं है. सो ये भी नहीं आएगा. डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च डिज़ाइन में भी आपको वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल करना नहीं आता है, एंड एज वेल आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स को सिलेक्ट भी नहीं करते हो, एंड नॉर यू मैनिपुलेट. दैट्स वाई द रिमेनिंग ऑप्शन इज थर्ड, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन, बिकॉज एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन ये हमेशा रिसेंट पास्ट इवेंट के ऊपर किया जाता है. सो ये पास्ट इवेंट क्यों हुआ है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द इफेक्ट ऑफ पास्ट, रिसेंट पास्ट. ओके, इसको अगर आपको जानना है देन आप एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन का इस्तेमाल करोगे, एंड एज यूजुअली इसमें भी वेरिएबल्स के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, बट स्टिल यू सिलेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज आपको कॉजेस के बारे में यहाँ पे जानकारी हासिल करनी है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज थर्ड. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. So thank you for watching this session. I hope all of you understood everything, but still if you have any doubts you can ask me. And आज से मैं आप सभी के लिए अमरावती यूनिवर्सिटी में जो PhD के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर सब थियोरी सेशंस लेने वाली हूँ, एंड दीज थियोरी सेशंस आर बेस्ड अपॉन द सिलेबस. सो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार अपना अपना सिलेबस देखो, and the research methodology syllabus is common for all the faculties, but still I will suggest you to first of all see the syllabus and then go for your studies. Okay.